बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, पापा को बता और खुद को समझा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आंच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। शुरुआत में क्या होता था कि जब रिजेक्ट होते तो थोड़ा दुख होता था कि यार अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्या, या फिर एक्टर ही नहीं हूँ क्या। खून की नदियाँ बहाएंगे, उसमें छपक छपक के नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में थोड़ा सा ये हुआ कि पता नहीं कब तक ये चलेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि 1 साल तक कितना खिंच जाएगा लंबा। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कहाँ से काम मांगूं। मैं रूम पे ऊपर गया और मैं बैठ कर कैसे रो रहा था, बहाने बनाता रहा। कभी शादियों की में जाके कैमरे चलाया, चाचा जी का दुकान था साइकिल का, तो वहाँ पे भी काम किया छोटा मोटा इस तरह से। सबने आश्वासन दिया कि ठीक है बुलाते हैं, लेकिन आज तक दोबारा किसी का मैसेज नहीं आया। बम्बई जो शहर है ना, वो सबसे पहले आपको तोड़ेगा कि आपको कोई भी चीज़ मिलने से पहले आपकी कैपेसिटी देखता है। शायद ये शहर उस तरह का है। हार तो नहीं मानना गुरु, अब तो यही रहना, जो होना होगा, जो देखा जाएगा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जब सर ओखल में दे दिया तब कितना मूसर गिरेगा ऊपर से, कोई चिंता की बात नहीं, देख लेंगे। पंचायत का तो कास्टिंग भी करके है, जिन्होंने कास्टिंग करी इसकी, वहाँ से सूर्यांश करके एक हैं, उनका मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे ऑडिशन भेजा था नए सचिव का। मैंने वो दिया था उस कैरेक्टर के लिए और उसमें नहीं हुआ और मुझे बम बहादुर का कैरेक्टर मिला। बम बहादुर का कैरेक्टर के लिए मतलब शुरुआत में मैंने मन नहीं था मेरा करने का, क्योंकि मेरी जब बात हुई थी सूर्यांश जी से तो उन्होंने कहा था कि अमित 2 दिन का है कैरेक्टर, ही केवल 2 दिन का है और कबूतर पालने वाले का है, गाँव का है। तो मेरा मन नहीं था करने को, और मैं जब ये सुना था तो मैं मड में ही था और मैं सीनियर के रूम पर ही जा रहा था। अभी रूम पे के नीचे ही बात हुई और मैं रूम पे ऊपर गया और मैं बैठ कर कैसे रो रहा था। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, बात क्या है। मैंने बताया दादा और उसमें नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक कैरेक्टर के लिए पूछा गया है बम बहादुर का, लेकिन दादा वो 2 दिन का है बस। तो बोले अबे पागल कर, क्योंकि बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है और कौन सा डायलॉग कौन सी चीज़ कब मीम बन के हिट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने बहुत समझाया, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने सूर्यांश जी को कॉल किया और मैंने कहा कि ठीक है अब मैं करूँगा, तो ऑडिशन देना होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए ऑडिशन देना नहीं है, बस आप हाँ बोल दिए तो हम उन्हें आपका नंबर फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हुई थी और बाद में वो कैरेक्टर इतना बढ़ गया कि इतनी मतलब आधे पर से स्टोरी समझिए उसी के ऊपर चल रही है। तो ये तो चंदन सर और दीपक सर का करामात है, कमाल है वो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन मैं तो जब से रिलीज़ डेट आई तो मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने 2-3 सीनियर से बात करी कि मैं आजकल थोड़ी सी नींद नहीं आती है, थोड़ा सा एंजाइटी टाइप से होता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या निकल के आएगा। क्योंकि एक तरह से मेरे लिए तो बहुत बड़ी वेब सीरीज़ है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में क्या, इवन मुझे तो नेपाल, पाकिस्तान, ये अमेरिका, इधर हर जगह से लगभग दुबई, सऊदी, यहाँ से भी मुझे कॉल्स आए, मैसेज आए। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा निकल के आएगा। मुझे डर था कि मतलब ये करियर का एक मेरे लिए एक वो भी था और एक ऐसा वाला भी था कि कुछ भी हो सकता है। जिस स्टेप में मैं खड़ा हूँ, यहाँ से या तो नीचे जाऊँगा या तो ऊपर ही जाऊँगा, ये तो था। तो इसलिए थोड़ा सा मन में वो था, डर था और थोड़ी सी चीज़ें थी कि कैसा निकल के आएगा, क्या होगा, ऐसा वाला था। अब तक का सबसे बेस्ट वो भागने वाला जो उस पर लोग मीम्स बना रहे हैं कि हुसैन बोल्ट या फिर मिल्खा सिंह या फिर गरीब रथ से जो तुलना हो रही है, वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं, जो गांव में जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना दौड़ की, पुलिस की भर्ती की, वो लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या खाते हैं दौड़ने के लिए। मैंने कहा भाई मैंने तो सेट पर मैंने तो उस दिन केवल नींबू पानी पिया था, बाकी आप लोग देख लो क्या करना है। सेट का माहौल मतलब
लगा ही नहीं कि शूट कर रहे हैं हम लोग। मतलब एकदम गाँव वाला माहौल, मतलब वो एक होता ना जो बना के रखते हैं कि बहुत बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा वाला कभी फील नहीं हुआ मुझे, मतलब लगा ही नहीं। इवन नीना मैम के साथ तो वो जो बड़की अम्मा वाली बात है बिल्कुल वैसा ही है, ऐसा वाला। आपने एक वीडियो मैंने डाला है जब इन लोगों का रैपअप हो रहा था, मैम का और रघुवीर सर का, तो रात के 3 बजे वो केक काट करके वहाँ पर, तो मैं साइड में खड़ा था, तो नीना मैम ने मुझे बोली वहाँ क्यों खड़े हो, चलो इधर आओ, और बगल में अपने फिर बोली कि जब मैं केक काटूंगी तो हाथ लग पकड़ लेना। देखा ठीक है मैम। तो इस तरह सा माहौल है, कभी मतलब नहीं फील होने दिया बिल्कुल। इवन मैं अगर भूल रहा हूँ डायलॉग, बीच में कट हो रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से 5 टेक कर लेंगे, 10 टेक कर लेंगे। उधर से दीपक सर भी आ रहे हैं, अमित क्या हुआ, दिक्कत? मैंने कहा नहीं सर, मैं थोड़ा सा वो फंस रहा हूँ लाइनों में। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो, 10 टेक करेंगे लेकिन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ऐसा वाला माहौल मिला बहुत, मतलब कि कहीं पे भी उस तरह से। और कुछ लाइनें अगर इम्प्रोवाइज़ भी करनी है तो सर से बात कर ले, सर ये कर सकते हो, हाँ हाँ करो ना, बिल्कुल ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। और जो अगर नहीं वर्क कर रहा है तो आके बोलते थे अमित इसको हटा देते हैं, नहीं। तो वो बहुत बहुत मज़ेदार रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि गांव में भी ऐसे ही है कि हाई स्कूल इंटर फाइनल किया या फिर बीए कर लिया, उसके बाद चलो या तो बैग उठाइए दिल्ली मुंबई या फिर कहीं किसी शहर में जाके रोजी रोटी रोज़गार की तलाश कीजिए, या फिर कुछ अपना खुद की दुकान खोल लीजिए, या फिर बहुत अच्छा है तो आप जो है इंजीनियरिंग या फिर इस तरह की चीज़ों की तैयारी कीजिए। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा थोड़ा सा आर्ट अच्छा था, तो मैं सोच रहा था, मैंने कि रेडियो पे मैंने सुन रखा था फाइन आर्ट के बारे में, तो मैंने फाइन आर्ट करने की सोची थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं कुछ और ट्राई करो। तो फिर मैं निकल गया पंजाब, मामा जी के पास अपने, पंजाब में लुधियाना शहर में। वहाँ पे मैंने 2 महीने कढ़ाई का काम किया, जो शर्ट वगैरह पर, टोपी वगैरह पर कढ़ाई का काम होता वो किया। फिर तबीयत ख़राब हुई, वापस आ गया। तो जाने से पहले इंटर फाइनल कर ही चुका था, तो जाने से पहले मैंने लकीली वो भर दिया था फॉर्म ITI का। तो वापस आया तो मैंने ITI ज्वाइन कर लिया और 2 साल पढ़ा, और उसी बीच में मैंने ये स्टैंड अप कॉमेडी आता था लाफ्टर चैलेंज करके, तो वो देखना शुरू किया मैंने, और उससे थोड़ा सा मुझे लिखने का, और मुझे थोड़ा सा लिखने में मज़ा आने लगा, क्योंकि उसमें जो अंदर की चीज़ें थी ना अपने, वो बाहर थोड़ी सी निकलती थी। और वो एक शब्द टर्म्स इस्तेमाल करते हैं ना कि कुछ लोग खुले विचारों वाले होते हैं जो अपनी बात सबको मुँह पे कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, वो अंदर अंदर रख के रहते हैं। तो वैसा वाला है कि इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ा सा आम लाइफ में, मतलब सबके सामने कोई चीज़ नहीं कह सकता, लेकिन मंच पे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, मैं अपने आप को खुल के अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाता हूँ। शायद इस वजह से मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया, मुझे इसने खींचा अपनी तरफ। कि स्कूल में तो छोटे मोटे करते थे ऐसे कार्यक्रम, तो वहाँ से धीरे धीरे चीज़ें अपनी तरफ उसने आकर्षित किया, और मैंने लिखना शुरू किया और स्टैंड अप करना शुरू किया। साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी चलती रही। गांव में जानते हैं कि नहीं उस तरह का मंच नहीं मिल पाता, तो आप 26 जनवरी और 15 अगस्त यही 2 मौके हैं जिस पे आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाते हो। उसके बाद तो नहीं, साल में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा, कहीं पे उस तरह के कोई कार्यक्रम ही नहीं होते, तो आप क्या करोगे। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि पिताजी बोले कि चलो ITI पूरा हो गया, पॉलिटेक्निक कर लो। तो मैंने क्या किया कि बहाने बनाता रहा, कभी शादियों के में जाके कैमरे चलाया, चाचा जी का दुकान था साइकिल का, तो वहाँ पे भी काम किया छोटा मोटा इस तरह से। और फिर वहाँ से निकला तो अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चला गया। वहाँ पर पहाड़गंज इलाके में मैंने खिलौने की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। और फिर मैंने माताजी से ये बहुत, तब तक ये बात मैंने कह दिया था कि मुझे जो है इसमें जाना है, एक्टिंग फील्ड में, और किसी से तो अभी नहीं कह पाया था, लेकिन मैंने अपनी माँ से बोल दिया था कि मुझे इस फील्ड में जाना है। तो उन्होंने यही कहा कि जाओ बाहर निकलो, हो सकता चीज़ें वहाँ से बने तो ज़्यादा बेहतर होगा, घर पर बैठने से तो कुछ होने वाला नहीं है, घर पर बैठ कर के क्या करोगे, इधर फालतू की इधर उधर की काम करोगे और कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फिर मेरे जीजा जी हैं वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, तो उन्होंने एक इंजीनियर के पास मुझे रखवा दिया। तो मेरा काम होता था, मैं ड्राफ्टमैन सिविल इंजीनियर, मतलब ड्राफ्टमैन से पास आउट हूँ, तो मेरा काम होता था मकान का नक्शा वगैरह बनाना, ये काम होता था। और मैंने प्रॉपर 2 साल तक वहाँ पर यही काम किया। फिर मुझे थिएटर के बारे में पता चला कि थिएटर नाम की कोई चिड़िया होती है,
और उसमें लोग इस तरह से चीज़ें सीखते हैं, नाटक करते हैं। तो फिर मैं एक थिएटर ग्रुप है गोरखपुर में, रंगाश्रम थिएटर ग्रुप, वहाँ से जाके ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने थिएटर चालू किया प्रॉपर। लेकिन घर पे अभी लोगों को पता नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। तो मैं सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक थिएटर करता था और 10 बजे से रात के 11 बजे तक शाम के मैं इसका काम करता था, ऑफिस वाला काम। इस तरह से चीज़ें चलती रही। 1 साल बीत गया और भाई साहब को मेरे पता चल गया कहीं से। तो उन्होंने घर पर बिठा के पूरी क्लास लगाई कि क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा, तुम बाहर रहते हो, तो बताओ क्या करना है, क्या करते हो, अपने मुंह से बताओ। तो फिर मैंने बताया कि मैं थिएटर कर रहा हूँ और मुझे मतलब कि एक्टिंग फील्ड में जाने का मन है, मैं उधर वही करना चाहता हूँ। बोले ये जो काम कर रहे हो इसका क्या है? तो मैंने कहा इसमें मेरा मन नहीं लगता, लेकिन मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, ढो रहा हूँ कि इसमें से 4 पैसे आ जाते हैं तो मेरा खर्चा वहाँ चल जाता है गोरखपुर में, और मैं ये काम करता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, इसको छोड़ दो और अब तुम प्रॉपर वो जाके सीखो। और एडमिशन वगैरह के तब तक इन्होंने मतलब राजपाल दादा का वो सुन चुके थे, वो राजपाल दादा के बारे में कि बीएनए से पास आउट हैं, एनएसडी से पास आउट हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, उसकी पढ़ाई कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि बाद में ये कहने लायक ना रहो कि काश मैंने अगर पढ़ा होता तो आज मैं कुछ और आगे बढ़ा होता। उन्होंने ही सारा वो किया, संभाला, मेरा खर्चा जो भी ये चीज़ें घर से वो सपोर्ट करते रहे पूरा प्रॉपर। और फिर मेरा 2016 में बीएनए हो गया। शुरुआत में क्या होता था कि जब रिजेक्ट होते तो थोड़ा दुख होता था कि यार अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्या, या फिर एक्टर ही नहीं हूँ क्या। शुरुआत में जब आया था 2019 में, तो ये चीज़ें बहुत ऐसे। तो मेरे मित्र मिले, मतलब जो मेरा बैचमेट है, उसने भी मुझसे यही बात बोला और 2-3 लोगों ने बोला। तो मुझे लगा कि ये सबको ये चीज़ फील होता है कि एक टाइम आने के बाद कि यार मैं एक्टर ही नहीं हूँ क्या, मैं गलत फील्ड में आ गया क्या, मतलब मैंने अपने आप को सही जगह पे मतलब जज नहीं किया क्या, क्या है। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर ये लगा कि नहीं यार, सब लोगों के साथ ये हो रहा है, तो अगर एक के साथ होता तो वो कहीं ना कहीं गलत जगह पर था, गलत पॉइंट पर था। लेकिन जब सबके साथ हो रहा तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो होती रहेंगी, है कि नहीं। और जब रिजेक्शन वाली बात होती है ना, रिजेक्शन वाली बात, तो रिजेक्शन में क्या होता है कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, तो लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें अपनी भी पता लगती हैं कि मैंने ऑडिशन अच्छा नहीं दिया, नो डाउट, कहीं ना कहीं ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ छूट गई, यहाँ रह गया। और जब ओपन ऑडिशन होते थे तो उतना अच्छा, क्योंकि 1 घंटा ही मिला आपको, उस बीच में आपको तैयार करके वो दे देना है। 1 मिनट का कैरेक्टर, वो उसमें भी पता नहीं क्या देखते हैं, मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता कि कैसे उसको क्या देख करके वो लोग कहते हैं कि हाँ ये डन है। कुछ तो होता होगा, जो भी है उनका अपना नज़रिया जो भी होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिशन दिए जिसमें लगा कि ये बहुत अच्छा ऑडिशन गया, लेकिन उसमें नहीं हुआ। और जो लगा कि यार हाँ ठीक है, ठीक ठाक गया है, उसमें हो गया है। तो डीलिंग वाला ये था कि जैसे जैसे अब आगे बढ़ती गई चीज़ें और रिजेक्शन होता गया, उतना अंदर पुख्ता होता गया कि नहीं, हार तो नहीं मानना गुरु, अब तो यहीं रहना, जो होना होगा, जो देखा जाएगा। हमारी तरफ एक कहावत है कि जब सर ओखल में दे दिया तब कितना मूसर गिरेगा ऊपर से, कोई चिंता की बात नहीं, देख लेंगे। तो ऐसा वाला था। एक तो जो मैंने नए सचिव का दिया था, उसमें मेरा एक था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था वो डायलॉग। बाकी तो सारे डायलॉग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें से जो मुझे याद रह गया वो, का जी सीनियर से बकचोदी करोगे, हाँ बकचोदी हमसे, 1 मिनट में कारण बताओ नोटिस जारी करके ना तुमको सस्पेंड करवा देंगे, समझे। अरे ठीक है, आज ही ज्वाइन करेंगे और अभी ज्वाइन करेंगे, वो भी ताला तोड़ के देखो। अभी क्या बोले, हथौड़ी ले आइए, ऐसे कुछ था। और एक बनराकस, मतलब दुर्गेश दादा का जो एक डायलॉग है कि खून की नदियाँ बहाएंगे, उसमें छपक छपक के नहाएंगे, फिर पूरे गांव को नहलाएंगे। तो उसमें जो उन्होंने जो ये डायलॉग बोल के ना, बनराकस का जो कैरेक्टर है, कितना मतलब किस टाइप का है, किस तरह का है,
उन्होंने ये डायलॉग बोल के ही ना बस उसको जस्टिफाई कर दिया, पूरा एक ही डायलॉग में पूरे उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर दिया कि मतलब कैसा है वो आदमी, किस टाइप का। मेरा मतलब एक मुझे बहुत पसंदीदा था, मतलब है एक डायलॉग वो कि जिस आदमी से कबूतर नहीं संभलता उसे विधानसभा का घंटा संभलेगा। तो वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। और मैम का, सुनीता राजवर मैम का, जो उनकी वाइफ बनी है, उनका एक डायलॉग है जब वो खिड़की पे आके बोलती हैं, सोच लो बम बहादुर, माफ़ी मांग लो। वो वाला डायलॉग, वो ऐसे लगता है कि कितना मतलब डरावना सा, वो एकदम से ऐसे डरावना सा वो डायलॉग है कि सोच लो बम बहादुर, माफ़ी मांग लो। तो वो बहुत कमाल था, वो भी मतलब ज़बरदस्त। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि पहले गांव में मिथुन की फिल्में बहुत देखी जाती थी, तो उसमें एक साउंड आता था शू वुश उश ऐसे कुछ करके। तो मैंने वो उठाया था कि मैंने सर मैं ऐसे करूँगा, तो बोले ठीक है करो। तो वो मैं निकालता था और उस पर वो सर बोले कि अरे यार अरे ये क्या है, मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार करो। और लोग हंसते थे बहुत। तो ये 3-4 टेक में हुआ था, क्योंकि कभी बांस इधर चला जाता था कभी उधर, तो बोलते वो उन्होंने प्रॉपर एक ग्राफ किया कि ऐसे ऐसे करते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो लास्ट में वो जो खिड़की के बाहर जो बांस निकाल के मारने वाला है, उसमें मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज़ करी थी। तो उस समय जो विनोद का कैरेक्टर करते हैं अशोक पाठक दादा, उन्होंने बोला मौर्या तुम ये जो डायलॉग बढ़ा रहे हो। मैंने कहा दादा अब उस तरह से मुझे लग रहा है कि ऐसे ही बोलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोले नहीं बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है अच्छा है। तो इस चक्कर में उन्होंने 1-2 बार ऐसे टोक दिया, तो मैं जब भी वो डायलॉग आता था उनका ना ऐसे, तो मैं हंस देता था 3-4 बार ऐसा हुआ। सर बोले यार अमित कर लो यार, अच्छे से कर लो एक बार, हंस रहे हो बार बार। वो ऐसी था ही सिचुएशन कि मुझे हंसी आ जाती थी। या फिर वो एक डायलॉग है उनका बनराकस का, वो जो कहते हैं छपक छपक के नदियाँ बहाएंगे, छपक छपक के उसमें नहाएंगे, वो डायलॉग होता था, तब भी मुझे हंसी आती थी बार बार। तो 3-4-5 टिक लगा था मेरी वजह से, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट पे अचानक से उन्होंने ऐसे किया, छपक छपक के नहाएंगे, और वो मुझे लगा अरे यार ये क्या मतलब क्या कमाल किया उन्होंने। यहाँ की जर्नी जब शुरू हुई मुंबई की, तो मुंबई में 1 साल तक तो उनसे पैसा लेता रहा, घर से पैसा लेता रहा बस। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में थोड़ा सा ये हुआ कि पता नहीं कब तक ये चलेगा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि 1 साल तक कितना खिंच जाएगा लंबा। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं कि कैसे क्या करें, कहाँ क्या करें, कब तक खुलेगा, कब तक इस तरह से घर पर बैठे रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। और घर से भी मम्मी भी बोल रही थी कि कब तक बैठे रहोगे, कुछ तो करो, अब एक उम्र हो रही है, एक उम्र के बाद भी ये चीज़ें होनी चाहिए ना। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा मुंबई का रुख किया। मेरा मौसेरा भाई मेरे साथ ही आया यहाँ, तो वो वडाला साइड में रहता, तो फर्नीचर का काम करता है वो। तो उसके साथ मैंने 1-1.5 महीने यहाँ फर्नीचर का काम करना शुरू किया, ताकि मेरी भी कुछ आजीविका चल सके और रहने का, खाने पीने की यहाँ प्रबंध हो सके। तो वो उसके साथ 1-1.5 महीना किया, और फिर ऑडिशन देने के चक्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि पूरा दिन वहाँ सवेरे 7 बजे से समझिए लगना होता था, और शाम के 8-9 बजे तक, तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। और फिर शाम को थका मादा आदमी कहाँ लाइनें याद करेगा और किसके साथ वो जाके बनवाएगा। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कहाँ से काम मांगूँ। तो एक दोस्तों ने सुझाया कि भाई सेट का ही काम कर, तेरा सेट में अच्छा हाथ है। मेरे सीनियर ने कहा कि मेकअप में ट्राई कर, अगर नहीं अभी कुछ हो रहा तो मेकअप में ट्राई कर ले। तो सबके पास प्रोफाइल भेजा, अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो भी मेकअप के थे वो भेजा। सब ने आश्वासन दिया कि ठीक है बुलाते हैं, लेकिन आज तक दोबारा किसी का मैसेज नहीं आया कि आ जाओ, मेकअप की एक जगह रिक्वायरमेंट है या फिर सेट में किसी की रिक्वायरमेंट है। वो भी जब नहीं आना हुआ, तो फिर मैंने क्या किया कि ये मड इलाका है, मड में पीछे साइड में बहुत सारे शूट चलते रहते हैं, तो वहाँ पर सवेरे सवेरे उठ के जाना शुरू किया, ताकि भाई 4 पैसा कहीं से आए। लेकिन वहाँ पर भी किसी ने सेट पे भी कोई काम नहीं दिया, किसी ने कोई भी काम नहीं दिया। तो मैंने कहा कि भाई अब
कैसे क्या करें। तो फिर मैंने सीनियर से बात करी, अपने दोस्तों से बात करी कि चीज़ें हो सकें, और लकीली मेरे दोस्तों से, मेरे सीनियर्स से मुझे हेल्प मिलती रही। और मैंने घर पे नहीं ये सब चीज़ें बताई कि ताकि वो लोग परेशान हो जाएंगे और भाई से मुझे डांट पड़ेगी, इस वजह से मैंने उनको एक बार भी नहीं बताया कि इस तरह की कंडीशन है या चाहे कुछ है। और फिर 2020 में मैंने 2 ऐड किया था, तो उन लोगों से भी संपर्क किया, तो धीरे धीरे मुझे ऐड मिलना शुरू हुआ और थोड़ी सी मेरी हालत में सुधार आया और चीज़ें धीरे धीरे चलने लगी। जब मैं शुरू में आया था ना, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा कि करना क्या तुझे यहाँ पे। तो मैंने कहा मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है, एक्टर ही बनना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो और किसी काम में ध्यान मत देना, 2 साल तक तू एकदम लगातार इसी पे फोकस कर, फिर अगर कुछ होता है नहीं होता तो फिर देखते हैं। तो मैंने कोशिश करना शुरू किया और उस समय ओपन ऑडिशन हुआ करते थे आराम नगर में, यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, लाइनें लगी हुई हैं कम से कम 250-300-200 लोगों की ऐसे, उसमें खड़े होकर के। फिर उसके बाद सिस्टम आया फिट नॉट फिट का, फिट नॉट फिट ऐसे चलता रहा, 1 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। 2020 में मैं महाड़ा में एक ऑडिशन देने के लिए गया था, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि, मैंने जाके पूछा कि मैं फ़िट हूँ या नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप फिट नहीं हैं। तो मैं किनारे जाके साइड में लूडो मैंने डाउनलोड कर रखा था, तो मैं लूडो बैठ करके मोटरसाइकिल पे ऐसे देख रहा था। तो मेरे एक सीनियर आए, उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा दादा आया था ऑडिशन देने। तब तक ये स्थिति हो चुकी थी कि नॉट फिट बोल दिया तो मैं ठीक है कोई बात नहीं। पहले शुरू में थोड़ा सा दुख होता था कि नॉट फिट हो गया, लेकिन उसके बाद वो हो गया था ठीक है, जाके आराम से मौज में लूडो खेल रहा हूँ। और मेरे साथ जो बंदा आया था उसको फिट बोल दिया था, तो वो ऑडिशन देने वाला था। तो मैंने कहा कि इंतज़ार करता हूँ, हम लोग साथ में ही जाते आते थे, तो मैं इंतज़ार कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि किससे पूछा मैंने, तो मैंने बताया कि दादा वो एक बंदा है उससे पूछा। तो बोला अरे वो तो असिस्टेंट है, वो दोनों लोग जो खड़े हैं उनसे जाके पूछो, वो मेन है। तो मैंने कहा ठीक है दादा। मैं उनसे जाके पूछा तो उन्होंने बोला भोजपुरी आती है। मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है सबसे लास्ट में ऑडिशन दे देना। तो मैंने सबसे लास्ट में ऑडिशन दिया और 1.5 महीने बाद मुझे उसका कॉल आया कि आप जो है उसमें शॉर्ट लिस्ट हैं। और मुझे तब तक लग रहा था कि अब तक तो हो चुका होगा जो होना है, ऐड हो गया होगा, सब कुछ आ गया होगा। लेकिन 1-1.5 महीने बाद वो कॉल आया और सबसे पहला ऐड मैंने भोजपुरी का किया था खेसारी के साथ। फिर दूसरा ऐड आया मुझे एक चाय वाले का। तो इस तरह से थोड़ी सी लाइफ चल निकली थी कि दोस्तों का सपोर्ट मिला, सीनियर्स का सपोर्ट मिला। इसके बाद जब घर से मैंने ये सब पैसा लेना छोड़ दिया था ताकि उनको भी लगे कि मैं थोड़ा सा कुछ स्टैंड कर रहा हूँ, कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। जो पहला मैंने जो ऐड दिया था भोजपुरी खाता, तो उतना अच्छा बजट नहीं था। तो उन्होंने मतलब कि जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर थे उनसे जो बात हुई थी तो बहुत कम था। पहले इनकम मेरी 10,000 पर तय थी कि 10,000 है, भोजपुरी का ऐड था। तो मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद जो मुझे मिला वो 25 के मिला। हाँ, तो वो ही मतलब कि वो इतना बढ़ गया कि मुझे खुद ही उम्मीद नहीं था कि इस तरह से बढ़ के कहाँ मिलता है, उल्टा कट जाता है उसमें से, लेकिन एक्स्ट्रा मिला मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब कमाल चीज़ था। और जिन्होंने डायरेक्ट किया था ऐड वो इतने खुश थे मुझसे कि अभी भी उनका फ़ोन आता रहता है और बातचीत होती रहती है मेरी, मैं उनसे भी जाके मुलाकात करता हूँ। तो वो बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और सेट पे मुझे खुला छोड़ा। जबकि होता है ना कि लोग डरा के रखते हैं कि भाई डायरेक्टर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उस तरह से गा के तो नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत प्यारी हैं, जैसे कि बबुआ हमारे डीएम हुई हैं, ना डीएम ना सीएम हुई हैं, सीएम के बाद पीएम हुई हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे उसमें जोड़ी जाती हैं। पहले बोलते थे, मम्मी हमारी बोलती थी कि राजा बेटा कलेक्टर होगा, हमारा बेटा कलेक्टर होगा। तो वो कहीं ना कहीं डीएम वाला जो पद है, कलेक्टर वाली जो चीज़ है वो तो है ना। और फिर ये बाद में उसको अभी चुनाव भी चल रहा था देश में, और उसमें भी चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है वेब सीरीज़ में। तो ये गाना उसमें इस जगह पे आया है ना, तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो बहुत इस समय तो ट्रेंडिंग में है, नंबर 1 पे है।
बम्बई जो शहर है ना, वो सबसे पहले आपको तोड़ता है। एक तरह से मुझे जो अनुभव हुआ, पहले आपको तोड़ेगा कि आपको वो चीज़, कोई भी चीज़ मिलने से पहले आपकी एक कैपेसिटी देखता है। शायद ये शहर उस तरह का है इमोशनली और इस तरह से। उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग होके जब खड़े होते हो, फिर चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो भर के मिलती हैं। मतलब ये लोगों से भी सुना है और मैंने खुद फील भी किया है। तो सेकेंड लॉकडाउन जब चल रहा था तो उस दौरान जो मैंने फील किया, तो उसको मैंने 4 लाइनों में ऐसे पिरोने की कोशिश करी है कि आँखों में नींद नहीं आ जाए नींद, इसलिए उल्टी गिनती के साथ हम अपनी पलकों को थका रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, बड़ा पाने के लिए बड़ा समय लगता है, पापा को बता और खुद को समझा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। दर्द जब चेहरे से छलके, सूखे हलक और पानी से चिपचिपाई पलकें खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। उम्मीद की किरण और आस की हल्की हल्की आँच पर हम अपने सपने पका रहे हैं। तो ये मतलब इसके पीछे लिखने का रीज़न यही था सिर्फ़ और सिर्फ कि यहाँ पर अगर आपको खुद से आप अपने आप को ढांढस नहीं बंधा पा रहे हैं, तो दूसरा कोई नहीं आएगा आपको कंधा देने या फिर इस तरह से ढांढस बंधाने की। क्योंकि आपको खुद को समझाना, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है अपने अंदर से। नहीं तो 50 लोग आपको तोड़ने वाले मिल जाएंगे, जोड़ने वाले मुश्किल से बहुत कम मिलते हैं। तो खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जो नए एक्टर्स, न्यू कमर्स आने की सोच रहे हैं, मैं सिर्फ तो उनके लिए मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, चीज़ें कर ही रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव है सिर्फ और सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि जब आप इंजीनियर बनने जाते हो या फिर डॉक्टर बनने जाते हो या फिर किसी और प्रोफेशन में जाते हो, तो आप तैयारी करके जाते हो, पढ़ाई करके जाते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा उनके लिए कि आप आ रहे हैं, अच्छी बात है, आइए और मतलब थोड़ी तैयारी करके आइए। और यहाँ पर चाहे कहीं पे भी कोई भी काम करिए, अगर खुद से आप ईमानदार हैं तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप सक्सेस ना पाएं। तो खुद से ईमानदारी वाली बात ज़्यादा मतलब वो करती। और बाकी रहा जो दर्शक मुझे देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे जो दर्शकों का मैसेज और प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं बहुत मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ, इतने मैसेज और इतने कॉल्स और चीज़ें आ रही हैं मेरे लिए, इतना आशीर्वाद, मतलब देश के कोने कोने से, इवन विदेशों से भी, नेपाल हो गया, नाइजीरिया हो गया, सऊदीया हो गया। मुझे तो सऊदी से किसी ने एक वीडियो बना के भेजा था कि बम बहादुर जी आपको कबूतर चाहिए सफ़ेद तो यहाँ पर है और आपको दुबई आना पड़ेगा कबूतर लेने के लिए। तो इस तरह के मैसेज और वीडियोस भी मेरे पास आ रहे हैं। लोग बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो सबको तो समय अभी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे सबको मैं सबकी मैसेज की वापस रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ, सबसे बातचीत भी कर रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं लोगों से जुड़ रहा हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, तो आप लोगों को मेरा प्रणाम, और आप लोगों ने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।